फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल की स्थापत्य कला एवं चित्रकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सल्तनत काल एवं मुगल काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देख लिया था। उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मुगल काल की स्थापत्य कला के बारे में। मुगल काल की स्थापत्य कला की कुछ मुख्य विशेषताएं, जिसमें हमें मेहराब देखने को मिलेगा और गुंबद देखने को मिलेगा। मेहराब मतलब जो एक जैसे जो एक मंदिर हुआ करता था, जो चौकोर स्थिति में हुआ करता था, ऊपर छत हुआ करती थी, इसी के ऊपर अब आगे चल करके हमें मेहराब देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमें मेहराब और गुंबद दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। इसका पहला जो स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है, पहला है अलाई दरवाजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये पहली इमारत थी गुंबद की। ठीक है, इस भारत में इससे पहले सहतीरी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। सहतीरी पद्धति वही जो चौकोर स्थिति में, यानी कि दो दीवारें हो गई, उसके बाद जो है नीचे तो फर्श है ही, आधार है ये, और ऊपर एक छत हुआ करती। तो ये सहतीरी पद्धति हुआ करती थी। ठीक है, अब हम मुगल काल की कुछ शैलियों के बारे में अगर चर्चा करें तो उसमें जो है, एक तो पित्रादुरा शैली है, दूसरी अरबस्क शैली है। पित्रादुरा और अरबस्क, ये दो शैलियाँ हुआ करती थी, जिसमें जो है जब वो भवन बनते थे, स्थापत्य कला का निर्माण होता था, तो उसमें जालियों का प्रयोग किया जाता था। ये मुगल काल की अब ये तो मुख्य विशेषताएं थी। इसमें कुछ जो सामान्य हमको विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जो कि सभी में लगभग हमें मिलेगी। तो उसमें पहला है कि आकार एवं अलंकरण की विविधता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर चर्चा करें तो सभी पे प्लास्टर हुआ मिलता है। ठीक है, प्लास्टर का भी यहीं से हमें देखने को मिल रहा है। गुंबदों और बुर्जों पर कलश की स्थापना होती थी। जैसे जब कोई गुंबद बनाया जाता था, तो गुंबद के ऊपर एक कलश का स्थापना की जाती थी यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, संगमरमर पर जवाहरात रत्नों का प्रयोग किया जाता था। जितने भी बहुमूल्य रत्न हुआ करते थे, उन्हीं संगमरमर पर उसको जड़ दिया जाता था। उसी को पित्रादर शैली के नाम पे भी जाना जाता है। फूल पत्ती आदि का भी प्रयोग किया जाता था। फूल पत्ती, पशु पक्षियों का, इस तरीके से ज्यामितीय चित्रों का, इन सब का प्रयोग हमें मुगल काल में चित्रकारी में देखने को मिलेगा। अब हम एक क्रम से देखें तो बाबर की स्थापत्य कला से अगर शुरुआत करते हैं, तो बाबर की स्थापत्य कला में बाबर की विशेष रुचि नहीं थी। इस चीज को लेकर के बाबरनामा में हमें देखने को मिलता है कि तत्कालीन वास्तुकला में संतुलन का अभाव था। संतुलन का अभाव था, इसीलिए निर्माण कार्यों में सामंजस्य और ज्यामिति का ध्यान रखा जाता है। तो सामंजस्य के लिए ही ज्यामिति चित्रों में जैसे जो है त्रिभुज कहीं बना हुआ दिखेगा, तो कहीं वर्ग देखने को मिलेगा, कहीं जो है इसी तरीके से हमें ज्यामिति चित्रों का उसमें चित्रकारी देखने को मिलती है। मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय जो इतिहासकार हैं, इसको कहते हैं द्वितीय क्लासिकल युग। किसको? मुगल काल को। तो इसका मतलब प्रथम क्लासिकल युग कब है? प्रथम क्लासिकल युग गुप्त काल को कहा जाता है। तो प्रथम क्लासिकल युग गुप्त काल हो गया, द्वितीय क्लासिकल युग हो गया मुगल काल। ठीक है, तो मुगल कालीन स्थापत्य कला मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप थी। ठीक है, मुगल कालीन जो स्थापत्य कला थी, वो दोनों की इस मिश्रित रूप हमें देखने को मिलती है, जिसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, गुजरात, बंगाल और जौनपुर आदि स्थानों की परंपराओं का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। बाबर द्वारा बनवाई गई कुछ इमारतें थी, जिसमें जो है हम सबसे पहले देखेंगे पानीपत के पास काबुली बाग मस्जिद बनवाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा देखें तो संभल की जामा मस्जिद। संभल कहाँ? यूपी में। यूपी में जो जामा मस्जिद संभल में बनवाया गया था, वो बाबर द्वारा ही बनवाई गई थी। आगरा में लोदी के किले के अंदर मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, ज्यामिति विधि से अनेक बगीचे लगवाए गए थे। तो उसमें हम देखते हैं जैसे निशांत बाग जो कि कश्मीर में है, दूसरा शालीमार बाग जो कि लाहौर में है, तीसरा है पिंजौर बाग जो कि हरियाणा में है, और आराम बाग जो कि आगरा में है।
ठीक है, इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था आराम बाग में। अब हम बाबर की स्थापत्य कला के बाद अगर चर्चा करें तो हुमायूं की स्थापत्य कला। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। दीन पनाह नगर यमुना के किनारे दिल्ली में स्थापित था। इसमें धर्म या विश्व की शरण स्थली के तौर पे इसको जाना भी जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो वर्तमान में पुराने किले के नाम से भी जाना जाता है। ये अनगढ़े पत्थरों से बना हुआ था, इसकी दीवारें बनी हुई थी। फतेहाबाद, ये कि हिसार जिले में है, ये हरियाणा में, फतेहाबाद में एक मस्जिद का भी निर्माण इस समय करवाया गया था। अब हम तीसरे शासक यानी कि शेर शाह सूरी की स्थापत्य कला की अगर चर्चा करें तो शेर शाह सूरी की स्थापत्य कला में सबसे पहला देखते हैं कि शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नगर की स्थापना। यद्यपि इसके अवशेषों के रूप में लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा शेरशाह सूरी के समय के ये स्थापत्य कला है। ठीक है, दीन पनाह नगर वही जो हुमायूं ने स्थापित किया था, उसी के उसमें जो किले बने थे दीन पनाह नगर के, जो पुराने किले के अंदर किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, किला ए कुहना शेरशाह सूरी के समय के स्थापत्य कला में से भी एक जाना जाता है। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में झील के बीच में चबूतरे पर निर्मित एक मकबरा बनवाता है, वो उसका स्वयं का मकबरा था। ठीक है, ये ऐसा शासक है जिसने अपना स्वयं का मकबरा भी बनवा दिया था। इसकी विशेषता क्या है? मकबरे में भारतीय और इस्लामी अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलती है। तो हालांकि ये तो सभी जितने भी स्थापत्य कला हैं सभी में हमें देखने को मिलेगी भारतीय और इस्लामी पद्धति, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब हम अकबर की स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें इसकी विशेषताएं जैसे कि इसके धार्मिक नीति भी थी, सुलह कुल की नीति। तो उसी नीतियों के आधार पर हिंदू मुस्लिम शैलियों का इसमें भी समन्वय हमें देखने को मिलने लगा। लाल बलुआ पत्थर का इसने प्रयोग करवाया था। चार केंद्रित मेहराब, मेहराब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो दीवारें हुआ करती हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये हो गया मेहराब। ठीक है, और इसमें जो है ये गुंबद का प्रयोग किया जाता था। इस तरीके से एक किसी भी स्थापत्य कला की ये नींव हुआ करती थी। और आगे चल करके इसी में हमको यहाँ पे कलश में, जो अभी हमने इससे पहले चर्चा करी है, यहाँ पे कलश की स्थापना हो जाती थी, तो ये कलश बना दिया जाता था यहाँ पे। ठीक है, अब हम इमारतों में अगर चर्चा करें तो हुमायूं का मकबरा इस समय का फेमस है, जो कि अकबर के काल की पहली इमारत थी। दो विशाल गुंबद संगमरमर के बने हुए थे। ये हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने इसे बनवाया था। ठीक है, अब चार बाग पद्धति में निर्मित मुगल काल की ये पहली इमारत भी थी। भारत की पहली चार बाग पद्धति में निर्मित सिकंदर लोधी का मकबरा आता है। जो पहली चार बाग पद्धति में निर्मित है वो है सिकंदर लोधी का मकबरा, ये आगरा में है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये ताजमहल का पूर्वाग्रह भी है, जो हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, ये ताजमहल का पूर्वाग्रह भी है। इसका जो नक्शा बनाया था वो मिर्ज़ा गयास ने बनाया हुआ था। ये फारस के थे मिर्ज़ा गयास, उसी ने इसका नक्शा बनाया था। अब मुगल काल में अगर चर्चा करें तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में कहा कि मुगल काल में 17 श्रेष्ठ चित्रकार हुआ करते थे। 17 यानी कि 17 श्रेष्ठ चित्रकार हैं, जिसमें से 13 हिंदू चित्रकार थे। ठीक है, 13 हिंदू चित्रकार हैं, उसमें से ये सब अकबर काल के ही अकबर काल में हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इन लोगों की चित्रकारी का कुछ विषय तो हुआ करता होगा, किस चीज़ पे ये चित्रकारी करते होंगे? तो सबसे पहला हम देखते हैं तो शाही दरबार के बारे में चित्रकारी करते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक दृश्यों के बारे में चित्रकारी करते हैं, युद्ध के दृश्य बनाते थे। पौराणिक कथाओं पे ये लोग चित्रकारी करते थे। प्राकृतिक जीवन से संबंधित जो विषय वस्तु हुआ करते थे, ये सब चीज़ें इन लोगों के चित्रकारी में देखने को मिलते हैं। आम, पीपल, बरगद आदि सब वृक्षों के भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं। मुगल चित्रकला का संबंध जनसाधारण से नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। मुगल जो चित्रकला थी उसका संबंध जनसाधारण से, आम पब्लिक से नहीं था उसका। ठीक है, बाबर के काल के अगर चित्रकारी के बारे में चर्चा करें तो ये एक महान योद्धा था बाबर, साथ ही कला का प्रेमी भी था। ठीक है, कई बगीचे इसने बनवाए थे। तुजुके बाबरी में एक बेहजाद या बिहजाद नाम का चित्रकार था, इसकी बहुत प्रशंसा बाबर ने की हुई है। बेहजाद को ये पूर्व का गाफिल भी कहता है। पूर्व का गफाइल या गाफिल, गाफिल इस समय बड़ा फेमस हुआ है, तो उस समय भी था ये पूर्व का गाफिल। ठीक है, बेहजाद को कहता है बाबर बाबरनामा में। 16वीं शताब्दी का बेहजाद बहुत
प्रसिद्ध चित्रकार था चीनी और मंगोली चित्रकारी में। ठीक है, तो चीनी और मंगोली चित्रकारी में बेहजाद बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था। अब हम देखें हुमायूं के काल की चित्रकारी। तो हुमायूं के काल की चित्रकारी में देखते हैं कि चित्रकला की नींव इसी ने रखी थी। ठीक है, ईरान में हम देखते हैं कि शाह तहमास्य तहमास्य ठीक है, शाह तहमास्य ने इसको संरक्षण दिया था। शाह तहमास्य के दरबार में चित्रकार रहते थे। 3 चित्रकार थे, क्या क्या नाम है उनका? पहला है आगी मीरक मुजफ्फर अली। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मंसूर, तीसरा है मीर सैयद अली। ये बेहजाद के तीनों शिष्य थे। आगी मीरक मुजफ्फर अली, मंसूर और मीर सैयद अली, ये तीनों बेहजाद के शिष्य थे। बेहजाद के बारे में भी हम लोगों ने देख ही लिया है। वो चीनी और मंगोली चित्रकारी में प्रसिद्ध हुआ करता था। उसी को जो है पूर्व का गाफिल भी करा है बाबर। ठीक है, हुमायूं का संपर्क इन लोगों से हो गया था। हुमायूं अपने ईरान प्रवास के दौरान हुमायूं ने तारीख़ एक ख़ानदानी की वहाँ पे तैमूरिया नाम से भी जाना जाता है उसको। ठीक है, मुगल काल में हुमायूं के निमंत्रण पर सर्वप्रथम मंसूर और उसका पुत्र मीर सैयद अली काबुल आए थे। हुमायूं के निमंत्रण पर आते हैं वो दोनों, मंसूर और मीर सैयद अली। इन्हें दास्तान अमीर हमजा को चित्र करने का कार्य सौंपा गया था। दास्तान अमीर हमजा ये अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है, इसी को सौंपा गया था। ठीक है, दास्तान अमीर हमजा, इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पूछा जा चुका है ये भी एग्जाम में। हुमायूं के निमंत्रण पर मंसूर और मीर सैयद अली आए हैं और उनको दास्तान अमीर हमजा जो अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है उसको चित्र करने का कार्य सौंपा गया था। यहीं से चित्रकला की नवीन संस्था का विकास हुआ था जो आगे चल करके मुगल चित्रकला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, प्रसिद्ध होती है। दास्तान अमीर हमजा हुमायूं की थी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि भी देता है और अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी इसने। अब्दुस समद को शीरी कलम और मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि। अब्दुस समद और मीर सैयद अली को मुगल चित्र शैली का मुगल माना जाता है। ठीक है, दास्तान अमीर हमजा या हमजा नामा यह मुगल चित्रशाला की सबसे पहली महत्वपूर्ण रचना थी। ठीक है, इसमें हजरत मोहम्मद शाह के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों का चित्रित वर्णन किया गया था इसमें, अमीर हमजा का। ठीक है, अमीर हमजा किसमें? दास्तान अमीर हमजा में अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों का चित्रण किया जाएगा उसमें। हमजा नामा को चित्रित करने के लिए मीर सैयद अली को संरक्षक सिद्ध किया गया था। इसकी शुरुआत हुमायूं के काल में हो गई थी और अकबर के काल में जाकर के पूर्ण होती है। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य ख्वाजा अब्दुस समद ने किया था। यानी कि 3 देखे शासक हैं। पहला तो हुमायूं के समय शुरुआत हो जाती है, अकबर के काल में पूर्ण होती है और चित्रित करने का कार्य ख्वाजा अब्दुल समद ने किया था। तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुल्ला अलाउद्दौला कज़वीनी ने अपनी पुस्तक नफाइसुल नासिर में हमजा नामा को हुमायूं की मस्तिष्क की उपज बताया है। किसने? मुल्ला अलाउद्दौला कज़वीनी ने। ठीक है, इसको हमजा नामा को जो ये दास्तान अमीर हमजा या हमजा नामा को हुमायूं की मस्तिष्क की उपज बताया इसको। ठीक है, अब अकबर के काल की चित्रकारी देख लेते हैं। तो मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस समद, उसके बाद बसंत, बसावन और मिस्किन, महेश, मुकुंद, केशवलाल, माधवलाल, सांवलदास और फरूक कलम दसवंत, ये सब मुख्य हैं। इसमें से कुछ फेमस हैं, जैसे दसवंत बहुत ही फेमस है, बसावन फेमस है, और उसके बाद मीर सैयद अली तो है ही। उसके बाद हमें कुछ और भी नाम, ख्वाजा अब्दुस समद भी हमें देखने को मिलता है। इसकी कुछ किताबें, मिस्किन भी हमें देखने को मिलेगा। तो कुछ किताबें हैं, कुछ चित्रकारी के बारे में इसके हम देखेंगे। तो ख्वाजा अब्दुस समद के बारे में आइए सबसे पहले देखते हैं। अकबर ने इन्हीं के नेतृत्व में चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना कर दी थी। ठीक है, अकबर ने अब्दुस समद को राजधानी में टकसाल का प्रभारी भी बनाया था। टकसाल का प्रभारी, जहाँ पे सिक्कों का निर्माण होता था। बाद में मुल्तान का दीवान भी बना दिया था ख्वाजा अब्दुस समद को, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इनकी कई जगह जो है हमें देखने को मिलेगा इनका प्रभाव। अब हम दूसरा जो नाम अगर हम चर्चा करें तो दसवंत का नाम आता है। देखिए यहाँ पे हमने चर्चा कर ली थी इससे पहले ही, ख्वाजा अब्दुस समद है और दसवंत यहाँ पे। ठीक,
ये अब्दुल समद का शिष्य हुआ करता था दसवंत। ये अकबर के समय का पहला अग्रणी चित्रकार भी था, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। इसे भी टकसाल की जिम्मेदारी, यानी कि टकसाल, देखिए टकसाल का प्रभारी इसको बनाया गया था और इसको भी जो है टकसाल की जिम्मेदारी सौंपी जा गई है। इसने आत्महत्या कर ली थी आगे चल करके। दसवंत द्वारा बनाए गए चित्रों का संग्रह जो है वो पहला रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है, दूसरा तारीखे खानदाने तैमूरिया इस नाम से जाना जाता है, तीसरा तूती नामा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रज़्मनामा किसने लिखा था? दसवंत ने लिखा था। तारीखे खानदान तैमूरिया किसने लिखा था? तो इसकी चित्रकारी किसकी थी? दसवंत की थी। तूतीनामा किसकी चित्रकारी थी? दसवंत की थी। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कुछ और हैं, जैसे बसावन। ठीक है, दो हम लोगों ने देख लिए, ख्वाजा अब्दुल समद और दसवंत। अब बसावन की बारी है, फिर उसके बाद मिस्किन को देखेंगे। बसावन में चित्रकला की सभी शैलियों का पारखी था ये बसावन। मजनू की आकृति इसकी बहुत फेमस होती है। रज़्मनामा, रामायण, अनुवादे सोहेली, बाबरनामा, ये इसमें चित्र बनाए थे इसने। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसमें भी इसने चित्र बनाए हुए थे बसावन ने। यह व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ हुआ करता था। बसावन बसावन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ है। अब हम देखते हैं कि मिस्किन के बारे में। ये यूरोपियन शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। कौन सी शैली? यूरोपियन शैली। ठीक है, अब अकबर के काल के कुछ चित्रित ग्रंथ हैं, जिसमें सबसे पहला है दास्ताने हमीर हमजा। हमजा नामा के नाम से भी जाना जाता है, या अरबी भाषा में लिखा गया था। फिर दूसरा तारीख खानदान तैमूरिया। ठीक है, अकबर के शासन के 22वें वार्षिकों को चित्रित इसमें किया गया था। दूसरा अगर देखें, रज़्मनामा, रामायण, अनुवाद सोहेली, तारीख रसीदी और अकबर नामा। तो ये सब हम लोगों ने इससे पहले देख लिया। यहाँ पे हम लोग केवल उसको शॉर्ट फॉर्म में एक जगह एकत्रित कर लिए हैं। ठीक है, मुगल काल के सभी परिवारों को हुमायूं के मकबरे में अधिकांश दफनाया गया था। तो ये इसमें तो बहुत ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है बस एक नज़र में इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगरा में जहांगीरी महल, इस ये जो है नकल की गई थी, मान सिंह के महल की नकल। आगरा में जहांगीरी जो महल बनवाया गया था। गुंबदों की जगह छतरियों का प्रयोग किया गया था। फतेहपुर सीकरी में इमारतें बनवाई जाती हैं। कौन कौन सी? दीवाने आम, दीवाने आम मतलब बादशाह का सिंहासन हुआ करता। दीवाने खास हिंदू वास्तुकला के आधार पे बनाया गया था। दीवाने आम, दीवाने खास। ठीक है, जोधाबाई का महल भी बनवाया गया था वहीं पे, दक्षिण भारत के मंदिरों से प्रेरित होकर के। फिर उसके बाद पंचमहल हमको देखने को मिलता है, ये पिरामिड नुमा था और नालंदा के बौद्ध विहारों से प्रेरित होकर के इसको बनवाया गया था पंचमहल को। अब देखें तो जामा मस्जिद की बारी आती है। तो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी का गौरव है। संगमरमर का प्रयोग करके इसको बनवाया गया था जामा मस्जिद। फर्गूसन का कथन है कि पत्थर में रूमानी कथा को पिरो दिया गया था। बुलंद दरवाजा ईरानी कला का प्रभाव है। और तुर्की सुल्ताना का महल जो था वो पर्सी ब्राउन उसको कहता है स्थापत्य कला का मोती। किसको? तुर्की सुल्ताना के महल को। तुर्की सुल्ताना के महल को कहता है स्थापत्य कला का मोती। कौन कहता है? पर्सी ब्राउन। ठीक है, बीरबल का जो महल है वो 2 मंजिला था। ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ भी लेता है। ये तो पूछा ही हुआ है। पर्सी ब्राउन के स्थापत्य कला का मोती किसको कहता है? वो तुर्की सुल्ताना का महल हुआ करता था। फर्गुसन कहता है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के महान मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो बना हुआ है उसके बारे में कह रहा है कि किसी महान व्यक्ति के महान मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। अकबर के मकबरे के बारे में चर्चा करें तो ये सिकंदराबाद में, आगरा में है। इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, ये 5 मंजिला है और पिरामिड नुमा बना हुआ था ये। ठीक, ऊपरी मंजिला संगमरमर का है और सब लाल पत्थर गुम्बदी का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें लाल पत्थर और गुम्बद का प्रयोग नहीं किया गया था। अब आगरा किला के बारे में चर्चा करें तो इसका कासिम खां इसका वास्तुकार था, इसी ने बनवाया था। कासिम खां मतलब इसकी जो स्थापत्य कला के बारे में, जो वास्तु स्थिति के बारे में जो देखा था वो कासिम खां ही था। ठीक है, तो अब इसके दरवाजे कुछ बने थे उस समय, जैसे जिसमें जो है दिल्ली दरवाज़ा, अमर सिंह दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा, हम 3 दरवाजे देखते हैं। अब जहांगीर के काल की स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करें तो स्थापत्य कला का ह्रास होने लग जाता है इस समय और चित्रकला पर बल दिया जाने लगता है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा इसी के समय बना था। ठीक है, अपना खुद का भी मकबरा इसने बनवाया था। कहाँ पे? लाहौर में। शालीमार बाग
ये कश्मीर में स्थित है। शालीमार बाग इसने बनवाया था। मोती मस्जिद बनवाया था लाहौर में, ये जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, आगरा मोती मस्जिद शाहजहां बनवाया था और दिल्ली मोती मस्जिद औरंगजेब बनवाया था। इसको ध्यान रखिएगा। जो मोती मस्जिद है लाहौर वाली, वो जहांगीर ने बनवाई थी। ठीक है, और आगरा की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां बनवाया था। दिल्ली की मोती मस्जिद जो है वो औरंगजेब बनवाया था। तो इन मोती मस्जिदों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोती मस्जिद तो बन रहे हैं लेकिन अलग अलग शासक हैं और अलग अलग जगह पे उसका निर्माण भी हो रहा है। और इमारतों में अगर चर्चा करें तो एतमादुद्दौला का मकबरा है जो कि आगरा में बनता है। ये यमुना नदी के किनारे है। बेदाग संगमरमर का मकबरा बनवाया गया था। पित्रादुरा शैली का सबसे पहले प्रयोग इसमें हमें देखने को मिलता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अकबर ने बलुआ पत्थर से बनवाई थी। बाद में जहांगीर ने संगमरमर इसमें प्रतिस्थापित करवा दी थी। किसमें? शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह बनी थी उसमें। ठीक है, अब हम देखें तो मरियम उज जमानी का मकबरा बना था। ये इसका प्रभाव, राजस्थानी प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। लाल बलुआ पत्थर इसमें लगाया जाता है। सिकंदरा में अकबर के मकबरे के निकट ही है ये। कौन सा? मरियम उज जमानी का मकबरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इतना सब देख लिया। कुछ दसवंत के द्वारा बनवाए गए चित्र थे, केवल रज़्मनामा में ही मिलते हैं। ठीक है, रज़्मनामा को मुगल चित्रकारी के इतिहास में मीर का पत्थर कहा जाता है। क्या? मीर का पत्थर। किसके? रज़्मनामा को। रज़्मनामा किसका? दशवंत द्वारा बनाए गए केवल रज़्मनामा को। ठीक है, अकबर के काल में सर्वप्रथम फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत की गई थी। ठीक, अकबर के काल में सर्वप्रथम फ्रेस्को पेंटिंग, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्रेस्को पेंटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। भित्ति चित्रकारी यानी कि दीवार पे जो चित्रकारी की जाती थी उसको कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। तो अकबर के काल में ही शुरू हो गई है। रूप चित्र यानी कि छवि, किसी की भी व्यक्ति की छवि जो बनाई जाती है उसको रूप चित्र कहते हैं। अकबर के शासन में ये भी शुरू हुई थी और जहांगीर के समय में बहुत ही सफलतापूर्वक शुरुआत हुई थी। जहांगीर के काल की चित्रकारी के बारे में अगर चर्चा करें तो जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार हुआ करता था। उसके पास चित्रों का मुरक्का यानी कि एल्बम रहता था। मुरक्का उस समय की भाषा में, अगर फारसी भाषा में उसको देखेंगे तो मुरक्का कहा जाता है एल्बम को। तो मुरक्का रहता था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरी में चित्रकला के प्रति अपनी रुचि के बारे में लिखता है कि मेरी चित्रकला के प्रति रुचि व पहचानने की शक्ति इस सीमा तक पहुंच गई है कि यदि एक चित्रकार में कई आकृति चित्रित हैं तथा प्रत्येक पर अलग अलग कलाकारों ने काम किया है तो मैं बता सकता हूं कि ये अमुक अमुक कलाकार की कृति है। तो ये उसके कथन है। जहांगीर के दरबार में दो ब्रिटेन ने भी इस बात की पुष्टि की है। कौन कौन से? वो जो दोनों आए हुए थे जहांगीर के शासनकाल में, एक तो था हॉकिंस और दूसरा था सर टॉमस रो। तो इस तरीके से हम दोनों को देखते हैं कि ये दोनों जो है इस बात की पुष्टि करते हैं। जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। जहांगीर अपने शहजादा काल में अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला खुलवाई और अकारिजा से ही पेंटिंग भी इसने सीखी थी। जहांगीर के दरबार के कुछ कुछ प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है अबुल हसन का। गोवर्धन इसी समय देखने को मिलते हैं। ख्वाजा मंसूर जो कुछ फेमस है, जैसे ख्वाजा मंसूर बहुत ही फेमस है। ठीक है, अबुल हसन, इन सब जो की चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। दौलत की चित्रकारी देखने को मिलती है। तो अबुल हसन, अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे अबुल हसन भी हैं, उसके बाद ख्वाजा मंसूर भी हैं। तो अबुल हसन की चित्रकारी के बारे में अगर चर्चा करें तो सर्वप्रिय चित्रकार जहांगीर का ये था अबुल हसन। इसकी प्रशंसा स्वयं तुजुके जहांगीरी में इसने की है। जहांगीर ने नादिर उज़ ज़मा की उपाधि इसको दी थी। किसको? अबुल हसन को दी थी। व्यक्ति चित्रकारी में महारत इसे हासिल थी। किसी भी व्यक्ति के चित्र तुरंत बना देता था, उसमें महारत हासिल थी इसको। जहांगीर के सिंहासनारोहण का चित्र इसने बनाया था। बाद में जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया था, वही जो सिंहासनारोहण का चित्र था उसका। चिनार के पेड़ पर गिलहरियां नामक चित्र पर प्रसिद्ध हुआ था इसका चित्र। इसने 13 वर्ष की आयु में सबसे पहले ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर की नकल बनाई थी। रंग योजना में महारत हासिल थी अबुल हसन को। तो ये सब अबुल हसन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अब हम देखें तो उसके बाद ख्वाजा मंसूर के बारे में सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है और प्राकृतिक दृश्य और पशु पक्षियों के चित्र के लिए भी इसे जाना जाता है।
सबसे खास तौर से इसका पशु पक्षियों का चित्रकार भी था ये। ठीक है, साइबेरिया का बिरला सारस नामक चित्र इसने बनाया हुआ था। दूसरा, बंगाल का अनोखा पुष्प नामक चित्र भी इसने बनाया था। लाल फूलों की बहार नामक कृति भी इसने बनाई थी। जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी इसको। ठीक है, अब हम देखें तीसरा जो नाम आता है वो है मिशन दास का। मिशन दास के बाद में हम फारूक बेग का नाम देखेंगे। तो मिशन दास में ये मानव तथा छवि चित्रकारी के विशेषज्ञ थे। फारस के दरबार का चित्र बनाकर लाने के लिए इसे फारस भेजा था। दूत खान आलम के साथ फारस का शासक अब्बास था। मिशन दास ने फारस के शाह अमीरों परिजनों के अनेक छवि बनाकर लाया हुआ था। तो इसके लिए जहांगीर ने एक हाथी और बहुत सारा इसको उपहार दिया था। किसको? मिशन दास को। तो मिशन दास की ये कहानी थी। दौलत के बारे में अगर चर्चा करें तो दौलत ने अपने साथी चित्रकारों का भी चित्र बनाया था। अब फारूक बेग एक और चित्रकार है, बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्रकार चित्र बना करके ये लाया हुआ था। मनोहर, मनोहर उसी के समय का एक चित्रकार है। मनोहर एक मात्र ऐसा चित्रकार है जिनका नाम जहांगीर की आत्मकथा में नहीं मिलता है इसका नाम। ठीक है, जहांगीर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर की आत्मकथा में ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसकी चित्रकारी आप जहांगीर की आत्मकथा में नहीं मिलती है या उसका नाम नहीं मिलता है। तो मनोहर की चित्रकारी के या मनोहर के चित्रकार ऐसा जिसका नाम हमें जहांगीर की आत्मकथा में नहीं मिलता है। जहांगीर के काल की चित्र शैली के बारे में बात करें तो जहांगीर प्राकृतिक प्रेमी था। ठीक है, जहांगीर प्राकृतिक प्रेमी था। इसके समय में प्राकृतिक दृश्यों, व्यक्ति चित्रों, शिकार और त्योहारों के चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाने लगा था। यथार्थता के साथ साथ सजीवता का जो चित्रण इस समय हमें देखने को मिलता है। चित्रकारों ने अपने चित्रों में छाया और प्रकाश को भी दिखाने का प्रयास किया था। 3D चित्र भी बनने लगे थे उस समय। शाहजहां के काल की चित्रकारी की बात करें तो उस समय 3 चित्रकार बहुत फेमस हैं, मीर हसन, उबैद और चिंतामणि। साथ में फकीर उल्लाह चौथे चित्रकारी हैं। ये प्रमुख चित्रकार थे, चित्रकला विभाग के मुख्य भी थे फकीर उल्लाह शाहजहां के काल के। ठीक है, अब विशेषताओं में अगर चर्चा करें तो शाहजहां के काल में कृत्रिमता आ गई थी। ठीक, बॉर्डर पेंटिंग की शुरुआत हो जाती है, यानी कि किनारे पे पेंटिंग भी होने लग गई थी। चित्रों के पीछे प्रभा मंडल। ठीक है, जब चित्र जैसे हम देखते हैं ना, महात्मा बुद्ध की जो फोटो थी, महात्मा बुद्ध के जो पीछे एक हम आभा मंडल देखने को हमें मिलता है। तो वो आभा मंडल उस समय हमें देखने को मिलती है जब चित्रों में चित्र बनाए जाने लगे थे चित्रों के पीछे। ठीक है, शाहजहां दैवीय संरक्षण में अपना चित्र बनवाना अधिक पसंद करता था, जैसे उसका गुणगान करते हुए देवदूत स्वर्ग से ताज को लेकर उतरते हुए। तो ये सब चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई मुगल काल की स्थापत्य कला और चित्रकला। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा। ये चीज़ें एक बार देखने के बाद में धीरे धीरे वो याद हो जाएंगी। धन्यवाद।